हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने हीट और टेम्परेचर के बारे में देख लिया था। डिफिनीशन बेसिक क्या होता है हीट, क्या होता है टेम्परेचर, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। आज हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम देखते हैं क्या होता है। टू बॉडी, इसका पहले डिफिनीशन देख लीजिए। टू बॉडीज आर सेड टू बी in thermal equilibrium if no transfer of heat takes place when they are placed in contact। मान लीजिए दो बॉडी है, एक बॉडी A है और दूसरा बॉडी B है। अगर दोनों को हम कांटेक्ट में रखते हैं और यहां से कोई हीट का फ्लो नहीं होता है, मतलब हीट का फ्लो ना इधर से इधर होता है ना इधर से इधर होता है, नो हीट फ्लो। अगर कोई हीट का फ्लो नहीं होता है, मतलब कोई एनर्जी का फ्लो नहीं होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ना ए से बी की तरफ एनर्जी जा रही है, ना हीट फ्लो कर रहा है, ना बी से ए की तरफ हीट फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब कोई हीट फ्लो नहीं कर रहा है तब हम बोलेंगे कि बॉडी ए एंड बॉडी बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तभी बोलेंगे कि बॉडी ए और हमारा बॉडी बी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ या बॉडी बी से बॉडी ए की तरफ कोई हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये दोनों बॉडी क्या हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसको देखिए। अच्छा, क्यों हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, सोचिए जरा। यहाँ पे बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में हीट का फ्लो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट का फ्लो तो होगा ही। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ तो हीट का फ्लो होगा ही। लेकिन जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए, जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए तो क्या हीट का फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस केस में ना कोई बॉडी दूसरे बॉडी से ज्यादा हॉट होगा, ना कोई बॉडी दूसरे बॉडी से ज्यादा कोल्ड होगा। तो अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए तो कोई हीट का फ्लो एक दूसरे के बीच में, यानी कि दोनों बॉडी के बीच में नहीं होता है, और दोनों बॉडी को क्या बोल देंगे कि दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, if two bodies are at same temperature, then we say that two bodies are in थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों तरीके से बोल सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए बॉडी ए और बॉडी बी के बीच, बॉडी ए और बॉडी बी को कब बोलेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है? जब दोनों बॉडी के बीच में कोई हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो, ना ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ हीट जा रहा हो, ना बी बॉडी से बॉडी ए की तरफ हीट आ रहा हो। ऐसा कब पॉसिबल है? जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो। तो चाहे ऐसे बोलिए थर्मल इक्विलिब्रियम को, चाहे ऐसे बोलिए कि इफ टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे है तो क्या बोलेंगे कि दोनों बॉडीज क्या हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एक तो ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर दो बॉडी के बीच में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अगर दो बॉडी के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो दोनों बॉडी किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ गया? चलिए हम इससे आगे चलिए देखते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें क्या होता है समझते हैं। इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ए एंड सी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन बी एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझते हैं। देखिए, अगर ए और बी क्या चीज में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ए एंड सी
थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ में आया? नहीं आया? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मेरे पास 3 बॉडी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, इसको बढ़िया से बना दे रहा हूं, और एक बॉडी सी है। ठीक है, मेरे पास 3 बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। बोल रहा है कि ए एंड बी किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम को मैं शॉर्ट में टी लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि लिखने में टाइम बचे। तो अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, ए और बी का टेम्परेचर क्या है, सेम है। ए और बी का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। और बोल रहा है कि ए एंड सी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए एंड सी आल्सो किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ए और सी का टेम्परेचर क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है? क्या दिया हुआ है आपको, गिवन क्या है कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो 2 बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है, मतलब ए और बी दोनों का टेम्परेचर सेम है। और फिर आपको बोल रहा है कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब बॉडी ए और बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब बॉडी ए और बॉडी सी का टेम्परेचर सेम है। तो अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ में आया? देखिए ए और बी, मान लेते हैं कि ए और बी, देखिए क्या गिवन है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में। मान लीजिए ए का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो बी का भी टेम्परेचर कितना होगा, 20, क्योंकि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया? इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम। तो अगर मान लिए हम ए का टेम्परेचर 20 है, तो बी का टेम्परेचर भी क्या होगा, 20 होगा। फिर आपको दिया हुआ है कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ए का टेम्परेचर 20 है, तो सी का भी टेम्परेचर क्या होगा, 20 डिग्री ही होगा। अब देखिए बी का भी टेम्परेचर 20, सी का भी टेम्परेचर 20, इसका मतलब बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही बोल रहा है जीरोथ लॉ। बहुत सिंपल है ना, जीरोथ लॉ बहुत सिंपल है। ठीक है, जीरोथ लॉ बहुत सिंपल लॉ है, ये आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जीरोथ लॉ समझ में आ गया। देखिए ये उस टाइम पे जब जीरोथ लॉ आया था, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी या साइंस उतना डेवलप नहीं किया था, तो उस टाइम पे ये समझना आप लोग को लग रहा होगा इसमें क्या समझना है, लेकिन ये चीज उस टाइम पे समझना बहुत डिफिकल्ट था। ऐसा नहीं है कि ऐसा हर एक जगह काम करता है। देखिए मान लीजिए ए जो है बी को जानता है, ठीक है, और ए जो है सी को जानता है। 3 आदमी है, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, ठीक है, एक आदमी बी है, एक आदमी ए है, एक आदमी सी है, 3 आदमी है। तो आदमी ए आदमी बी को जानता है, एक पर्सन ए है वो पर्सन बी को जानता है, और ए पर्सन सी को भी जानता है। तो जरूरी नहीं ना है कि बी और सी एक दूसरे को जाने। देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट हर एक जगह वैलिड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जीरोथ लॉ में ये आपको प्रूव, या आप देख सकते हैं कि ये वैलिड है। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। किससे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोग सोचे इसमें क्या सोचना था। तो हाँ सोचना है, क्योंकि ऐसा देखिए ऐसा कंडीशन हर एक जगह वैलिड नहीं होता है। क्योंकि आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि पर्सन ए है वो पर्सन बी को जानता है, और सेम पर्सन ए पर्सन सी को जानता है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं ना है कि पर्सन बी पर्सन सी को जाने या पर्सन सी पर्सन बी को जाने, नहीं जरूरी है, जान भी सकता है, नहीं भी जान सकता है। लेकिन यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है,
ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। चलिए अब इससे आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिफाइनिंग स्केल ऑफ टेम्परेचर। देखिए अगर कोई बोल रहा है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर है या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 26 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं बोलते हैं कि इसका टेम्परेचर हम बोल देते हैं 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 26। तो अच्छा इसको देखिए 26, मैं 2 बार बोल रहा 26, तो सोचिए हम लोग कैसे बोल पाते हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, कैसे इसका एक वैल्यू दे दिए, यानी कि ये बॉडी गर्म है, मान लेते ये बॉडी गर्म है, तो गर्म है तो इसको किससे मेजर करते हैं, टेम्परेचर से। तो हम लोग कैसे बोल दिए, यानी कि कैसे इसको एक वैल्यू दे दिए इस बॉडी को कि ये बॉडी का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है कि हम बोल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है या सेंटीग्रेड है। हम बोल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कैसे बोल पा रहे हैं, कैसे हम इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को एक वैल्यू दे पा रहे हैं कि हाँ इसका टेम्परेचर 32 ही है, कैसे ये वैल्यू हम दे पा रहे हैं, ये कभी सोचे हैं? ये सोचने वाली बात है ना, कि हम लोग जनरली बोल देते हैं कि इसका टेम्परेचर 32 है, इसका टेम्परेचर 35 है। तो हम लोग जो बोल दे रहे हैं कि इसका टेम्परेचर 32 है, तो कैसे हम इसको एक वैल्यू दिए कि हाँ इसका टेम्परेचर 32 ही है ना, इसका टेम्परेचर 32 ही है, हमको कैसे पता चला? तो कैसे हम एक टेम्परेचर को डिफाइन किए, मतलब टेम्परेचर किसी बॉडी के टेम्परेचर को एक वैल्यू देते हैं कि हाँ इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है, ये हम लोग अभी देखेंगे किसमें, डिफाइनिंग स्केल ऑफ टेम्परेचर में। स्केल ऑफ टेम्परेचर को डिफाइन जब करेंगे तब पता चलेगा आपको कि हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को एक वैल्यू कैसे देते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को एक न्यूमेरिकल वैल्यू से कैसे बताते हैं कि इसका टेम्परेचर 32 है कि 35 है, ये कैसे बोल पा रहे हैं या 32 है 35 है, ये कब कैसे पता चलेगा, डिफाइनिंग स्केल ऑफ टेम्परेचर में। तो बहुत सारे टेम्परेचर को डिफाइन करने का बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला देख रहे हैं मरकरी थर्मामीटर। क्या देख रहे हैं, मरकरी थर्मामीटर, जो कि आप लोग के घर में भी होगा। आपको बुखार लगता होगा तो आप थर्मामीटर से मेजर करते हैं, तो वो कौन सा थर्मामीटर होता है, मरकरी थर्मामीटर होता है, क्योंकि उस थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होता है। समझ में आ रहा है, उसमें क्या रहता है, मरकरी रहता है। तो देखिए कुछ आपके घर में ऐसे थर्मामीटर रहता होगा, ठीक है, कुछ ऐसे थर्मामीटर रहता होगा, और इसमें क्या रहता है, मरकरी भरा रहता है, ठीक है। इस थर्मामीटर में क्या रहता है, मरकरी भरा रहता है। इस थर्मामीटर में मरकरी भरा रहता है। तो ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं जिसमें मरकरी भरा हुआ है, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। और ये जितने लेंथ तक भरा हुआ है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम। मतलब जितना लेंथ तक ये मरकरी है उसको बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ मरकरी कूलम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, क्योंकि देखिए कैपिलरी ट्यूब मतलब क्या, एक ऐसा ट्यूब जिसका डायमीटर क्या हो, बहुत कम हो, डायमीटर क्या हो, बहुत कम हो। ये आप लोग कब पढ़िएगा, जब हम फ्लूइड पढ़ाएंगे ना, तो वहां भी पढ़ाएंगे कैपिलरी ट्यूब के बारे में। तो कैपिलरी ट्यूब कैसा ट्यूब होता है, बस एक ट्यूब की तरह होता है, जो कि घर में आप लोग पाइप देखते हैं ना, तो पाइप का डायमीटर क्या होता है, थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उसको पाइप बोल देते हैं, उस ट्यूब को क्या बोल देते हैं, पाइप बोल देते हैं। लेकिन वो पाइप जिसका डायमीटर बहुत कम हो उसको कौन सा ट्यूब बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। समझ में आ गया। इसमें जितने लेंथ तक मरकरी भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ मरकरी कूलम, ठीक है। तो
तो देखिए जनरली अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो बॉडी क्या होती है, फैलती है। जो आप लोग देखते भी होंगे जनरली, अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। यानी कि हीट करते जाइएगा तो वो फैलते जाएगा, मतलब एक्सपैंड करता है। अगर किसी बॉडी को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है, फैलता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए ना कोई आपके घर में प्लेट है, उसको हीट कीजिएगा बहुत ज़्यादा तो वो फैलने लगेगी। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही अगर लेंथ देखिए, ये मरकरी कूलम का लेंथ है तो ये किसी टेम्परेचर पे होगा। अगर इस मरकरी का टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मरकरी कूलम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इस मरकरी का टेम्परेचर घटा दे तो लेंथ ऑफ मरकरी कूलम क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग थर्मल एक्सपेंशन इससे आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि अगर हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉडी क्या होती है, एक्सपैंड करती है, फैलती है। और अगर उस बॉडी का टेम्परेचर घटाएंगे तो बॉडी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब सिकुड़ेगी। तो देखिए इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, ये फैल जाएगी तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, मतलब इसका लेंथ कम हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को एक्सपेंशन ऑफ लेंथ जो है, यानी कि लेंथ का जो है एक्सपेंशन जो हो रहा है, मरकरी के लेंथ का एक्सपेंशन, यानी कि लेंथ ऑफ मरकरी कूलम का जो एक्सपेंशन या यानी कि लेंथ ऑफ मरकरी कूलम जो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, किसके साथ, टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने के साथ जो हो रहा है, एक्सपेंशन जो हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग क्या डिफाइन कर लेंगे, टेम्परेचर स्केल डिफाइन कर लेंगे। समझिए, समझ में आ रहा है। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग क्या डिफाइन कर लेंगे, टेम्परेचर स्केल डिफाइन कर लेंगे। कैसे, देखिए तो यहां पे एजम्पशन लेते हैं, एक एजम्पशन लेते हैं कि लेंथ ऑफ मरकरी कूलम इंक्रीजेज linearly with temperature. Length of mercury coulomb increases linearly with temperature. मतलब मरकरी कूलम का जो लेंथ है ये L, ये टेम्परेचर के साथ जो है लीनियरली इंक्रीज करता है। समझ में आ गया। तो टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL प्लस बी। देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी के इक्वेशन के फॉर्म में है। मतलब लेंथ जो है ना टेम्परेचर के साथ लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या कि टेम्परेचर जो है ना लेंथ ऑफ मरकरी का क्या है, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन करने का मतलब क्या कि इक्वेशन कैसा होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म के। तो y को हम क्या बोल दिए, t। आप पे डिपेंड करता है x को t बोलिए या y को t बोलिए। तो मैंने y को क्या बोल दिया, t बोल दिया। और x क्या हो गया, लेंथ ऑफ मरकरी कूलम को मैंने क्या बोल दिया, x बोल दिया। उसके x के जगह पे मैंने l पुट कर दिया। l क्या है, लेंथ ऑफ मरकरी कूलम। m क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप को मैंने a बोल दिया यहाँ पे, और c को मैंने b बोल दिया। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लेंथ ऑफ मरकरी कूलम के साथ कैसे वैरी कर रही है, लीनियरली वैरी कर रही है। कैसे वैरी कर रही है, लीनियरली। क्या इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। y एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, t को। x एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, लेंथ ऑफ मरकरी कूलम को। तो यहाँ पे देखिए t इक्वल टू क्या है, AL प्लस बी। तो ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। समझ में आ रहा है। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। देखिए यहां से रिलेट कीजिए तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा ना, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन है। तो स्लोप क्या होगा, m के जगह पे क्या है, a है। m क्या होता है स्लोप, tan थीटा, यही ना होता है m। और m के जगह पे क्या है, a है। x के जगह पे l और y के जगह पे t क्या है, टेम्परेचर। b क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो ये क्या है, b है।
समझ में आया या नहीं आया? आ गया, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए यहां पे मेरे पास दो अननोन है, ए एक अननोन है, ए के बारे में नहीं पता है और बी के बारे में नहीं पता है। ए के बारे में नहीं पता है, बी के बारे में नहीं पता है। अगर हमको ए और बी का वैल्यू मालूम चल जाए, अगर हमको ए और बी का वैल्यू पता हो जाए तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एल रखेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, टेम्परेचर का वैल्यू मालूम चला जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो ये थर्मामीटर लगाएंगे आपके बॉडी में, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर और इस थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और वहां पे देख लेंगे कि थर्मामीटर में मरकरी का लेंथ कितना है, उस लेंथ को यहाँ पे पुट कर देंगे, उस लेंथ को यहाँ पे पुट कर देंगे। और ए और वैल्यू का, अगर ए और बी का वैल्यू मालूम है तो हमको टेम्परेचर का वैल्यू मालूम चल जाएगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो हमको क्या, सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा कि ए और बी का वैल्यू पता करना होगा। तो देखिए दो अननोन है तो हमको कितना इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन कैसे मिलता है ये हम लोग अभी देख रहे हैं। तो दो इक्वेशन लाने के लिए हम लोग दो फिक्स्ड पॉइंट चुनते हैं, दो क्या करते हैं, फिक्स्ड पॉइंट चुनते हैं, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग लेंथ लेबोरेटरी में मेजर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए एक है यहाँ पे मेल्टिंग आइस है और एक यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, ठीक है। दो स्टेट लिए, एक स्टेट लिए मेल्टिंग आइस और दूसरा स्टेट लिए बॉइलिंग वाटर। मतलब मेरे पास एक ऐसा बर्फ है जो मेल्ट होने वाला है और मेरे पास एक ऐसा पानी है जो बॉयल कर रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेल्टिंग आइस के जो स्टेट है ना, इसको बोलते हैं, स्टेट को जनरली हम पॉइंट से भी डिनोट करते हैं, स्टेट को जनरली हम लोग पॉइंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग आइस को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं, आइस पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, आइस पॉइंट। और बॉइलिंग वाटर को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, स्टीम पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, स्टीम पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अब क्या करेंगे, इस मरकरी थर्मामीटर को यहां पे लाएंगे और इसे डुबा देंगे तो देखेंगे कि यहां पे मरकरी का लेंथ कितना है। तो मान लेते हैं कि यहां पे मरकरी का लेंथ L1 है। कब, कहां पे, आइस पॉइंट पे, मतलब मेल्टिंग आइस पॉइंट पे, या मेल्टिंग आइस जब हो रहा है वहां का टेम्परेचर हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं। मेल्टिंग आइस जब हो रहा है तो वहां का टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये थर्मामीटर लाएंगे और इसमें डुबा के कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर और इस मरकरी थर्मामीटर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और उस टेम्परेचर पे देख लेंगे कि मरकरी कूलम का लेंथ क्या है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, L1 लेंथ है और यहाँ का मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर क्या है, T1 है। उसी तरह से हम लोग बॉइलिंग वाटर या स्टीम पॉइंट पे टेम्परेचर मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे थर्मामीटर लाएंगे, इसको डुबा देंगे और कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर और इस मरकरी थर्मामीटर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मान लेते हैं वो टेम्परेचर क्या है, T2 है और यहाँ का लेंथ क्या है, L2 है। यहाँ का लेंथ क्या है, L2 है। समझ में आ रहा है, यहाँ का लेंथ क्या है, L2 है। और यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। जब टेम्परेचर T1 है, जब टेम्परेचर T1 है तो लेंथ ऑफ मरकरी कूलम क्या है, L1 है। तो A L1 प्लस B। जब टेम्परेचर T2 है मतलब स्टीम पॉइंट पे, तो लेंथ ऑफ मरकरी कूलम क्या है,
L2 है। तो देखिए 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। तो हमको A और B का वैल्यू मिल जाएगा, A और B का वैल्यू मिल जाएगा और यहां पे पुट कर देंगे तो A और B का वैल्यू मिल जाएगा और A और B का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो हमको क्या मालूम चल जाएगा, टेम्परेचर मालूम चल जाएगा लेंथ ऑफ कॉलम के फंक्शन के टर्म में। तब हमको कोई भी लेंथ ऑफ कूलम रहेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको टेम्परेचर मालूम चल जाएगा कि अगर लेंथ ऑफ कॉलम मरकरी का लेंथ इतना है, यानी कि मरकरी कूलम का लेंथ अगर इतना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या होगा, यहां पे जस्ट पुट करेंगे वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे बहुत सारे टेम्परेचर स्केल बनाए गए हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल में डिफरेंट आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट का वैल्यू लेते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ में आ रहा है? इतना आपको बेसिक आइडिया मालूम चल गया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा ना इसके रिलेटेड, वो सारी कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।